Hello friends, welcome to our channel Move On. Now I will discuss about to history part 2. आज मैं आप लोग के सामने जैक द्वारा प्रस्तावित हिस्ट्री का क्वेश्चन जो कि पार्ट 2 लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 से डिस्कस करूँगे पूरे फुल फैक्ट्स के साथ। आप लोग बने रहे, जिस टाइप से मैंने आप लोग के सामने प्रथम में दिया था उसी प्रकार देने जा रहा हूँ। यह जैक के द्वारा दिए गए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ डिस्कशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग बने रहिए, ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसका डिस्कशन ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन 26 क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? हु वाज द पॉलिटिकल मेंटर ऑफ महात्मा गांधी? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, इसके एक आध्यात्मिक गुरु भी थे, एक आध्यात्मिक गुरु भी थे। तो आध्यात्मिक गुरु महात्मा गांधी के कहा जाता है लियो टॉलस्टॉय को। लियो टॉलस्टॉय को, लियो टॉलस्टॉय को लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। लियो टॉलस्टॉय को, टॉलस्टॉय को। और यहाँ पे आता है राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों आप लोग को मैं ये बता देना चाहता हूँ, राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहते हैं। बिहार के का गांधी राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं, जो भारत का प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत का प्रथम राष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को ये जो शब्द मिल रहा है महात्मा की उपाधि दिया था 1917 के समय। और सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि 1942 के समय दिया था, रेडियो प्रशासन करते हुए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। डायरेक्ट एक्शन डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन, तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाते हैं। आप लोगों को पता होगा बढ़िया से दोस्तों, ये उस समय के वायसराय जॉन बेवेल ने भारत के कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता के लिए पारित किया था, जिसमें भारत के कांग्रेस पार्टी ने स्वीकृत कर लिया था, लेकिन मुस्लिम लीग ने असहमति जाहिर की थी, जिसके कारण 16 अगस्त 1946 को प्रथम कार्यवाही दिवस मनाया गया था। और 15 अगस्त 1947, तो 15 अगस्त 1947 का डिस्कस क्या करें दोस्तों, हमारा इस दिन देश भारत आज़ाद हुआ था। और 26 जनवरी 1930 को भारत में पहली बार रावी नदी के किनारे स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा झंडा फहराया गया था। और 26 जनवरी 1950 इस दिन भारत में संविधान सभा लागू किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खेड़ा कृषक विद्रोह कब हुआ? खेड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। खेड़ा विद्रोह, पहले मैं आपको बारे में बता देना चाहता हूँ। खेड़ा विद्रोह जो कि गांधी जी से संबंधित है, तो खेड़ा विद्रोह 1918 में हुआ। तो खेड़ा एक जगह है जो कि गुजरात में पड़ता है, गुजरात के जिला में अवस्थित है। तो खेड़ा विद्रोह 1918 में हुआ था, जो कि गांधी जी द्वारा चलाया गया था। और यहाँ बात करते हैं 1915, तो हमें ये बढ़िया से पता होना चाहिए 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौटे थे। इसीलिए 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारत NRI दिवस यानी कि प्रवासी दिवस मनाते हैं, और यह प्रवासी दिवस भारत में 2003 से मनाया जा रहा है। ठीक है। और इस बार भारत में प्रवासी के लिए मेन सदस्य बने थे सूरीनाम के प्रधानमंत्री चंद्रमौली। चलिए और यहाँ पे क्वेश्चन क्या 1917 से मैं डिस्कशन कर देता हूँ। 19 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी जी ने चंपारण आंदोलन चलाया था। चलिए, जो कि बिहार में चला था। और 1958 में एक अहमदाबाद शैली भी चला था। चलिए, मिल आंदोलन। 29 क्वेश्चन, अहमदाबाद कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? तो कैबिनेट मिशन के बारे में आगे डिस्क्राइब कर देता हूँ। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में, जो कि उस समय ब्रिटिश के पीएम एटली थे, पीएम एटली के दौरान चला गया था। तो एटली ने भारत के समय उन्होंने 3 सदस्य चुने थे, जिसमें एबी अलेक्जेंडर थे, पैथक लॉरेंस थे और स्टीफर्ड क्रिप्स थे। यानी कि इसका आंसर सही होगा इनमें से सभी। तो इन तीनों को कुछ ना कुछ जिम्मेवारी दिया गया था, मैं उसके लिए भी डिस्कस करने। तो अलेक्जेंडर को उन्होंने नौसेना मंत्री बना दिया था। क्या मंत्री बनाया था दोस्तों? नौसेना मंत्री। ठीक है। और स्टीफर्ड क्रिप्स को व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था। व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? स्टीफर्ड क्रिप्स को। और पैथक लॉरेंस को भारत का सचिव बनाया गया था। अब इसके बारे में एक और डिस्कशन मैं कर देना चाहता हूँ। कैबिनेट मिशन भारत में 24
24 मार्च 1946 को आया था, 24 मार्च 1946 को आया था। और फाइनली ये लागू प्रस्ताव पारित हुआ था 16 मई 1946 को। एक और जीएस बता देता हूँ दोस्तों, 24 मार्च को भारत में टीबी दिवस मनाया जाता है और 16 मई को भारत में प्रकाश दिवस मनाया जाता है, यानी लाइट्स डे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? समाजवादी, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। तो भारत के संविधान में केवल एक ही बार संशोधन हुआ। भारत के संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ, वो भी 1976 में हुआ। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो इसमें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, समाजवादी पंथ निरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता 42वें संविधान में जोड़ा गया है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता सब 42वें संशोधन में जोड़ा गया। अब इसमें ये क्वेश्चन आता है कि यह कब जोड़ा गया? तो 1976 में, यानी 1976 में यह जोड़ा गया था। यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 के समय आया था, जो कि इंदिरा गांधी के समय आया था। और इसे मिनी संविधान भी कहते हैं, मिनी संविधान या फिर इंदिरा संविधान भी से हम लोग कहते हैं। चलिए, और 40वां संविधान संशोधन में 1946 में ही आया था, ठीक है। और 44वां संशोधन 1978 में आया था, यानी 1978 में आया था। और 46वां संशोधन 1982 में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, भारत का संविधान ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के नमूने पर आधारित है। भारत का संविधान जो है ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली पे आधारित है, लेकिन इसमें एक चीज़ भिन्न है। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च होता है, लेकिन भारत देश में संविधान सर्वोच्च है। यह जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ये भारत देश में संविधान सर्वोच्च है और ब्रिटेन के लिए संसद सर्वोच्च है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदाड़ो है, जो कि मैंने इसके पहले क्वेश्चन में ही आप लोगों को डिस्कशन कर दिया था। तो इसके बारे में मैं फिर से नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि इसके बारे में पहले ही मैंने कर चुका हूँ। वैसे बता देता हूँ, अगर स्थल के रूप में बोला जाए तो राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी जो कि सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है, और ये राखी गढ़ी आपका हरियाणा में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है? ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता प्राप्त किया था। तो ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने में जेम्स प्रिंसेप ने सफलता प्राप्त किया था। अब इससे रिलेटेड मैं फैक्ट्स देने जा रहा हूँ। तो यह 1837 में उन्होंने सफलता प्राप्त किया था। अब मैं इससे बता देना चाहता हूँ कैसे किया था। इन्होंने सर्वप्रथम सांची के स्तूप पर ब्राह्मी भाषा में लिखी दान शब्द को पढ़ा था। यानी कि दान शब्द को सबसे पहले इन्होंने पढ़ा था, जो कि ब्राह्मी भाषा में लिखा हुआ था, ठीक है। और ब्राह्मी लिपि से रिलेटेड एक फैक्ट्स भी बता देना चाहता हूँ। यह लिपि जो है बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है। यह लिपि जो है बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। और इसके जस्ट अपोजिट, यानी दाएं से बाएं की ओर खरोष्टी लिपि लिखी जाती है। कौन सी लिपि लिखी जाती है दोस्तों? खरोष्टी। यानी खरोष्टी लिपि की बात करें तो दाएँ से बाएँ की ओर हो गया खरोष्टी, दाएँ से बाएँ हो गया खरोष्टी, और बाएँ से दाएँ ओर हो गया ब्राह्मी लिपि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया था? ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, कलिंग युद्ध आपका 261 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि उड़ीसा के तोसला नदी के किनारे हुआ था ये। और यह अशोक के 13वें शिलालेख में इसका जिक्र किया गया, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने उपगुप्त से प्रभावित होकर इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। और इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में अपने पुत्र महिंद्रा को और पुत्री संघमित्रा को भेज दिया था, और झारखंड रक्षित को भेज दिया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिख रहा है दोस्तों? कौन सा मुगल शासक जो कि 2 बार राज्याभिषेक किया? यानी कि इसमें तो अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि इसका आंसर होगा औरंगजेब। तो औरंगजेब से रिलेटेड मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए सुनिएगा। तो औरंगजेब का शासनकाल सबसे पहले मैं बता देना चाहिए 1658 से लेकर 1707 के बीच चला था। 1658 से लेकर 1707 के बीच चला था। और यह एक ऐसे शासक थे जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। अब मैं बता देना चाहता हूँ कब हुआ था। फर्स्ट टाइम इसका हुआ था 31 जुलाई
यानी कि 31 जुलाई 1658 को हुआ था। और दूसरी बार इसका हुआ था 16 जून 1659 को हुआ था यह। ये दोनों जो राज्याभिषेक हुआ था ये दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ठीक है। अब इससे मैं एक जैसे इसका राज्याभिषेक हुआ तो उसी समय इन्होंने अपने आप में आलमगीर की उपाधि धारण की थी। तो यानी यहाँ से एक और क्वेश्चन बन गया कि आलमगीर की उपाधि किसने धारण किया था? तो किसने किया था? ये औरंगजेब हो जाएगा। ठीक है। और यह अपने आप को इसे जिंदा पीर की उपाधि दिया गया था, इसे जिंदा पीर की उपाधि दिया गया था और इसका 1707 में मौत हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और औरंगजेब शाहजहां के पुत्र थे। तो औरंगजेब के बारे में एक और बता देते हैं। जब शाहजहां बीमार पड़ गए थे तो इसे आगरा के किला में बंद कर दिया गया था। तो जब आगरा के किला में बंद कर दिया गया था तो इसके चार पुत्र एवं 3 पुत्रियां थी। तो इसके चारों पुत्रों के बीच एक उत्तराधिकार का लड़ाई हुआ था। तो शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र थे दारा शिकोह, जो कि मुगल शासक का सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे और वह शाहजहां का सबसे प्रिय पुत्र भी थे। लेकिन औरंगजेब को पसंद नहीं थे, इसलिए दोनों भाई के बीच लड़ाई हुआ था। और फाइनली देवराई की लड़ाई में 1658 में उन्होंने यानी कि औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को गर्दन काटकर शाहजहां को हाथों दे दिया और बता दिया यह डेथ कर गया। उसके बाद उन्होंने राज्याभिषेक कर लिया, यानी कि मुगल साम्राज्य का शासक बन गया। चलिए कैसा लग रहा है दोस्तों? आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, सिखों का पवित्र धर्म ग्रंथ क्या है? सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ क्या है? तो मैं इससे रिलेटेड बता देता हूँ। सबसे पहले सिख धर्म के गुरु नानक सिंह थे और इसके पवित्र धर्म ग्रंथ थे श्री आदि ग्रंथ थे। कौन सा था दोस्तों? आदि ग्रंथ। अब ये भी बताना चाहता हूँ, आदि ग्रंथ को एक और ग्रंथ कहते हैं जिसे कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब। ये आपको सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ थे। अब यहाँ से मैं कुछ और बताने जा रहा हूँ, जरूर सुनिएगा। इसके धार्मिक स्थल को गुरुद्वारा कहते हैं। ठीक है। और धार्मिक परंपराओं को 1699 में इसके 10वें गुरु गोविंद सिंह ने अंतिम रूप दिया। और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। और इसके चिन्ह जो थे कड़ा थे। क्या थे? कड़ा या खड़ा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी लिपि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी लिपि यानी सिख धर्म की लिपि जो कि पंजाबी की लिपि गुरुमुखी थी। यानी इसकी लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। तो गुरुमुखी लिपि का जो आविष्कार किया गया था वह गुरु अंगद के द्वारा किया था। गुरु अंगद के द्वारा। अब ये अंगद से रिलेटेड मैं बता देना चाहता हूँ। अंगद यह सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। तो मैं चाहता हूँ कि 10 गुरु के बारे में थोड़ा सा तुरंत से मैं रिकॉल करवा देता हूँ। तो इसके पहले गुरु नानक सिंह थे। और सेकेंड गुरु अंगद थे। और तीसरे थे अमरदेव। चौथे थे गुरु रामदास। चौथे थे, 5वें थे गुरु अर्जुन देव। तो अर्जुन देव ही एक ऐसे गुरु थे ना जिन्हें हर मंदिर का निर्माण किया था और इसे जहांगीर के कारण मौत हुई थी। और छठे गुरु थे हरगोविंद। क्या थे? हरगोविंद। 7वें थे हर राय। 8वें थे हरकिशन का मौत चेचक से हुआ था। चेचक के कारण हरकिशन का मौत हुआ था। और 9वें गुरु जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुरु तेग बहादुर। तो गुरु तेग बहादुर के बारे में बता देता हूँ। इसे औरंगजेब ने गर्दन काटकर मौत कर दिया था। यानी कि 9वें गुरु था जिसे औरंगजेब ने मारा था। और 5वें गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के कारण मौत हुआ था। और इसके अंतिम गुरु यानी 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। चलिए कैसा लग रहा है? आप लोग जरूर बोलिएगा। चलिए एक और बता देना चाहूँ, अमृत शहर की स्थापना गुरु रामदास द्वारा किया गया था। अब आप लोग जो देख रहे होंगे इसमें कमेंट कीजिएगा कि अमृतसर शहर किस राज्य में है, जरूर दीजिएगा इसका आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37। सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ पे लागू की गई थी? सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था 36 बताना है। अकबर द्वारा इबादत खाना का निर्माण कब किया गया? तो अकबर द्वारा इबादत खाना का निर्माण
1575 में किया गया था, 1575 में किया गया था। अब मैं बता देना चाहता हूँ इबादत खान क्या होता है। इबादत खान क्या होता है? इबादत खान क्या होता है ना, सबसे पहले मैं बता देना चाहिए, अकबर को मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने सभी धर्म को अपने अनुसार एक समान मान्यता दिया था। तो इबादत खान एक ऐसा जगह था जो कि फतेहपुर सीकरी में बना था। ये कहाँ पे था? ये फतेहपुर सीकरी में था। अब फतेहपुर सीकरी भी आपका अकबर द्वारा बनाया गया था, अकबर द्वारा बनाया गया था। तो इबादत खान में सभी धर्म के लोग आते थे और अपने विचार रखते थे। तो इसी का निर्माण करवाया था। और इसके तुरंत बाद यानी कि 1582 में अकबर द्वारा दीन ए इलाही की स्थापना की। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है, दीन ए इलाही का स्थापना किसने किया? तो यानी दीन ए इलाही का अर्थ क्या होता है आप लोग को पता है? दीन ए इलाही का अर्थ होता है ईश्वर एक है, यानी एकेश्वर, एकेश्वर। दीन ए इलाही का वास्तविक अर्थ होता है एकेश्वर, यानी ईश्वर एक ही है, जो कि अकबर के द्वारा चलाया गया था, एक ही ईश्वर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अकबर हो गया। प्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू किया गया? तो प्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था आपका 1802 में लागू किया गया था और यह मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया था। कहाँ लागू किया गया था? मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें यह भी बता देना कि रैयतवाड़ी का अर्थ क्या होता है। तो रैयतवाड़ी का अर्थ हम लोग को समझना बहुत ही ज़रूरी है। रैयतवाड़ी का अर्थ होता है यदि कोई जमींदार निर्धारित तिथि तक भू राजस्व की निश्चित राशि नहीं जमा करता है तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं रैयतवाड़ी। तो यह कब चालू हुआ था? 1802 में। कब हुआ था? 1802 में। और ये कहाँ लागू हुआ था? मद्रास प्रेसिडेंसी में। आप लोगों को मैं सभी चीज़ बता रहा हूँ, ज़रूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अवध के नवाब को 12 वर्ष के लिए पराजित कर उसे कलकत्ता भेज दिया था, यानी किस नवाब को? तो यह बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा नवाब आदात को नाम था। इसका आंसर था नवाब शाहआदत, यानी कि उन्होंने बंगाल भेज दिया था नवाब शाहआदत को। अब इससे पहले और भी मैं बता देना चाहता हूँ, सन 1856 में अवध का अधिग्रहण अंग्रेजों ने किया था, यानी 1856 में अवध का अधिग्रहण किसने किया था? अंग्रेजों ने किया था। अब उसमें अवध के नवाब थे वाजिद अली खान। कौन थे? वाजिद अली खान, जो जिसे गद्दी से उतार दिया गया था, फिर वहाँ पे अपना ब्रिटेन शासक बनने लगे थे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौरी चौरा कांड कब हुआ? चौरी चौरा की कांड कब हुई? तो चौरी चौरा की कांड इसे कहीं 4 फरवरी लिखता है या फिर 5 फरवरी। तो इसे मेनली दोनों में आप जो मान सकते हैं, 4 ही फरवरी मेनली है। तो 4 फरवरी 1905 को, 4 फरवरी 1905 को यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, जो कि अभी भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, गोरखपुर शहर में हुआ था। इसमें 22 पुलिसकर्मी को जिंदे जला दिया गया था, यानी जिंदे जला दिया गया था। ऐसा हुआ था चौरी चौरा कांड। अब इसे ये भी बता देता हूँ, जब चौरी चौरा कांड हुआ था ना, तो उस समय वायसराय आपका थे, ये क्या बोलते हैं, ये उस समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। अब किन्हीं ने पूछा कि लॉर्ड कर्ज क्या होता है? तो लॉर्ड कर्ज होता है भगवान, जो उस समय सभी लोग अपने को आपको मानते थे, लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था 1899 से लेकर चला था 1905 के बीच में थे। यानी अगर आपसे क्वेश्चन अगर ये पूछ देता है एग्जाम में कि चौरी चौरा कांड किस शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। तो लॉर्ड कर्जन का शासनकाल कब से कब के बीच हुआ? 1899 से 1905 के बीच में हुआ। चलिए चौरी चौरा कांड को ऐसे बंद किसने किया था? महात्मा गांधी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अंतिम क्वेश्चन है, जरूर देखिएगा। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। अब जिसमें ये भी मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें 389 सदस्य में 15 महिला सदस्य थे। ये अच्छा क्वेश्चन है आप लोग के लिए, 15 महिला सदस्य थे। अगर पूछ देता ना संविधान सभा में पहली बार कुल कितने महिला सदस्य थे, तो 15 महिला सदस्य थे। और इसे और बताने जा रहा हूँ, संविधान सभा द्वारा कुल 3 वाचन संपन्न हुए थे। कुल कितना वाचन संपन्न हुए थे? 3 वाचन संपन्न हुए थे। और अंतिम वाचन हुआ था 17 नवंबर, यानी 17 नवंबर 1949 हुआ था। 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 के बीच हुआ था। यानी कि संविधान सभा में कुल 3 वाचन हुआ, जो कि अंतिम वाचन 17 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 के बीच हुआ था। अब इसके बारे में एक और फैक्ट्स बता देना चाहता हूँ। इसमें कुल बैठक, यानी अगर ये बोलेगा कुल कितने बैठक, संविधान सभा में कुल कितने बैठक हुए थे, तो संविधान सभा में कुल बैठक हुए थे 105। कितना हुआ था? 105, 105। और इसके लिए कुल सत्र यानी अधिवेशन यानी सेशन, इसके लिए कुल अधिवेशन हुए थे, अंतिम अगर जोड़ते हैं तो
12 हुए थे। कितना हुए थे? 12। और संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन फाइनली रूप से पहली बार किया गया था 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। कहाँ किया गया था दोस्तों? न्यू दिल्ली में किया गया था। कहाँ किया गया था दोस्तों? न्यू दिल्ली में। जिसका अस्थायी सदस्य यानी कि एज के आधार पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और 11 दिसंबर को यानी कि इसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर को इसका एक अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और इसके 2 दिन बाद यानी कि 13 दिसंबर को प्रस्तावना के लिए पेश किया गया था। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तीनों डेट इंपॉर्टेंट रखिएगा। अब इसके साथ साथ ये आज का तो इतना ही था दोस्तों। कैसा लगा आप लोग बताइएगा। और आज मैं आप लोगों के सामने एक और क्वेश्चन रखने जा रहा हूँ, आप लोग जरूर इसका आंसर जरूर दीजिएगा। भारत में संविधान दिवस कब मनाते हैं? आप लोग को इसका आंसर देना है। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग इसका जरूर आंसर दीजिएगा। और इससे पहले वह कौन सा दिवस मनाया था? तो ये आप लोग के लिए आंसर क्वेश्चन रहा, आप लोग जरूर इसका जवाब दीजिए। मैं आप लोग का वेट करूँगा इसका आंसर का। और कैसा लगा आप लोग इसका सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और जैसा होता है कुछ कमियाँ हो या जो भी हो आप लोग जरूर इसके बारे में बताइएगा। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हिस्ट्री का फुल फॉर्म ही होता है हाई स्टोरी। हिस्ट्री यानी हाई स्टोरी। चलिए थैंक यू सो मच। मूव ऑन स्टडी ग्रेड अप। थैंक यू।